हेलो फ्रेंड्स, आईएएस यूपीएससी 2017 एग्जाम और विभिन्न स्टेट लेवल के पीएससी और पीसीएस एग्जाम्स के लिए ये हमारी ऑथेंटिक करंट अफेयर्स और एडिटोरियल्स की सीरीज है। आज की डेट है 31 अगस्त 2016 और आज का जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू का, उसका हेडिंग है द लेमोआ एम्ब्रेस। ये भारत और अमेरिका के बीच में अभी हाल ही में संपन्न हुए लेमोआ समझौते के विषय में काफी थोरोली द हिंदू में 31 अगस्त 2016 के दिन डिस्कस किया गया है पेपर में। जो हेडिंग्स, जो न्यूज आई हैं इस बारे में, उनके मैं एक बार आपको हेडिंग जरूर बता देता हूं। तो द हिंदू में जो न्यूज आई है, इंडिया यूएस टू शेयर डिफेंस फैसिलिटीज। दूसरी न्यूज आई है, नॉट ए मिलिट्री अलायंस पैक्ट, experts say the challenges lie in implementation, pact does not offer basis, पारिकर said। सो इस प्रकार की खबरें जो है वो द हिंदू में आई हैं। इस सारे का सम्मिलित विश्लेषण जो मैंने नोट्स तैयार किए हैं उसमें ये सारा हम एनालाइज करने जा रहे हैं। इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे और जो बेसिक एग्रीमेंट्स, 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स जो हैं उनके बारे में चर्चा हुई है द हिंदू में, उसको हम थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे कि वो चारों एग्रीमेंट क्या हैं और वो किस तरह से काम करते हैं। आइए इसको डिस्कस करते हैं। हम एक होलिस्टिक डिस्कशन जो है इस बारे में करेंगे। आइए सुनते हैं। भारत अमेरिका एक दूसरे के रक्षा ठिकानों का उपयोग कर सकेंगे। दो देशों के रक्षा संबंधों में जो मुख्य कठिनाइयां और चुनौतियां होती हैं उनमें 3 चुनौतियां मुख्य हैं। पहली चुनौती लॉजिस्टिक्स के संबंध में चुनौतियां। लॉजिस्टिक्स का अर्थ है सैन्य साजो सामान के लाने ले जाने के संबंध में। इसके अलावा यदि दो देशों के बीच में रक्षा संबंध है और उन्होंने, एक देश ने दूसरे देश से कोई रक्षा उपकरण खरीदे हैं तो उन उपकरणों का कम खर्च में अच्छा रखरखाव, ये भी चुनौती भरा काम होता है। तीसरा जो चुनौती भरा काम होता है वो है वर्गीकृत सूचनाओं और अवर्गीकृत सूचनाओं तथा संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का आदान प्रदान। सूचनाएं जो है 2 प्रकार की होती हैं रक्षा संबंधों के दृष्टिकोण से देखें तो। वर्गीकृत सूचनाएं, क्लासिफाइड, ठीक है, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड डेटा, एंड नॉन क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड डेटा। वर्गीकृत सूचनाएं और अवर्गीकृत सूचनाएं, तो इनका आदान प्रदान, वर्गीकृत सूचनाएं और अवर्गीकृत सूचनाओं का आदान प्रदान सुरक्षित तरीके से बिना किसी तीसरे पक्ष या अनधिकृत पक्ष की जानकारी में लाए, इस प्रकार से सेफ्टी के साथ, सुरक्षा के साथ आदान प्रदान करना सूचनाओं का, ये महत्वपूर्ण होता है, चुनौती भरा होता है। इसके अलावा संवेदनशील प्रौद्योगिकी, जो बहुत सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज होती हैं, हाई लेवल की उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजीज होती हैं, उनका आदान प्रदान करना भी चुनौती भरा होता है। हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर वाशिंगटन दौरे पर गए थे, जहां पर भारत और अमेरिका के बीच में लेमोआ समझौता संपन्न हुआ है। इसके परिप्रेक्ष्य में, इसके बैकग्राउंड में हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि जब जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका यात्रा पर गए थे, तब अमेरिका ने उच्च स्तरीय सैन्य प्रौद्योगिकी व उपकरण भारत को दिए जाने के संबंध में पहले से चले आ रहे संकोच को त्यागते हुए अमेरिका से भारत को सैन्य प्रौद्योगिकी निर्यात के रास्ते की जो बाधाएं हैं वो हटा दी थी और इस संदर्भ में भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर, मुख्य रक्षा सहयोगी, मेजर डिफेंस पार्टनर की संज्ञा प्रदान की थी। यह एक अनोखा दर्जा माना गया क्योंकि भारत को मिलिट्री अलाई, डिफेंस अलाई का दर्जा नहीं मिला। फिर भी ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को
रक्षा संधिकर्ता सहयोगी देशों अर्थात जो मिलिट्री अलाई नेशंस हैं, डिफेंस अलाइज आप कहिए उनको, जो डिफेंस अलाई का दर्जा भारत के दर्जे से भी थोड़ा सा ऊपर माना जाता है, ज्यादा फेवरेट नेशंस हैं वो अमेरिका के लिए डिफेंस अलाइज। तो एक ओबामा प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि भारत को मिलिट्री अलाई देशों के समान ही, यद्यपि भारत मिलिट्री अलाई के बारे में, यदि कोई देश मिलिट्री अलाई बनना चाहता है तो अमेरिका के साथ उसको अनेक प्रकार के समझौतों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। तो यद्यपि भारत ने उन सभी प्रकार के समझौतों पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं और भारत अमेरिका का डिफेंस अलाई नहीं है, लेकिन डिफेंस अलाई ना होते हुए भी भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसको डिफेंस अलाई देशों के समतुल्य सुविधाएं प्राप्त हुई हैं। पेंटागन के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के भारत त्वरित प्रक्रिया सेल, इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल की स्थापना की गई है और रक्षा प्रौद्योगिकी तथा व्यापार पहल, रक्षा प्रौद्योगिकी एवं व्यापार पहल, जिसको आप DTTI कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव। ध्यान रखिए जो DTTI है ये ना तो कोई संधि है ना ही कोई कानून है, लेकिन ये एक पहल है। इस पहल का उद्देश्य है सहयोगात्मक अनुसंधान, सह उत्पादन, साझा विकास करना रक्षा के संबंध में। ठीक है, तो इस प्रकार DTII जो है, और इसके DTII से पहले हमने बताया था कि पेंटागन में एक विशेष प्रकार का इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल, तो ये जो इंडिया रैपिड रिएक्शन सेल और DTTI दोनों मिलकर के भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंधों को एक अनोखा स्वरूप प्रदान करते हैं। कुछ रक्षा विद्वानों के मत के अनुसार जो प्रमुख रक्षा सहयोगी का दर्जा दिया गया है, मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा भारत को दिया गया है, उस दर्जे के कारण भारत को इजराइल और ब्रिटेन के समान सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। जो भारत के मेजर डिफेंस पार्टनर के दर्जे से एक ऊपर का दर्जा और ज्यादा फेवरेट नेशंस का दर्जा, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में अमेरिका ने जिन देशों को डिफेंस अलाइज का दर्जा दे रखा है उनमें शामिल हैं सभी 16 नाटो देश। तो नाटो के 16 देश कौन कौन से हैं अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। आप अभी तो ये याद रखिए कि भारत का जो दर्जा है मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा, उससे ऊपर जो है अमेरिका एक और दर्जा प्रदान करता है दूसरे देशों को, वो होता है डिफेंस अलाइज, और वही सर्वोच्च दर्जा है एक प्रकार से जो अमेरिका रक्षा संबंधों के संदर्भ में किसी देश को प्रदान करता है। तो इस प्रकार के रक्षा अलाइज जो है, जो डिफेंस अलाइज हैं, तो डिफेंस अलाइज में शामिल है नाटो देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और साउथ कोरिया। राष्ट्रपति ओबामा भारत की यात्रा पर जब जनवरी 2015 में आए थे तो उन्होंने रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए भारत को सुझाव दिया था कि 4 मूलभूत समझौतों 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किया जाए। ये समझौते जो 4 फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं ये विदेशी सैन्य साझेदारों के साथ होते हैं। इनके नाम है GSOMIA जनरल सिक्योरिटी ऑफ मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट, सैन्य सूचनाओं की व्यापक सुरक्षा का समझौता। इस GSOMIA में क्या होता है, सक्षम मिलिट्री प्लेटफॉर्म और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सिस्टम अमेरिका के पास है। तो अमेरिका उस सक्षम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सिस्टम को और अपने मिलिट्री प्लेटफॉर्म के जो उत्पाद हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको GSOMIA
समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले देशों को उपलब्ध कराता है। GSOMIA के जो देश होते हैं जिन्होंने अमेरिका के साथ GSOMIA समझौते पर हस्ताक्षर किया होता है, तो उस अपने अमेरिका के सक्षम मिलिट्री प्लेटफॉर्म, वर्गीकृत हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सपोर्ट सिस्टम तक उस देश की पहुंच हो जाती है। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 2002 में GSOMIA समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। दूसरा समझौता जिसके विषय में राष्ट्रपति ओबामा की भारत यात्रा जनवरी 2015 के समय भारतीय एम्बेसी को विचार करने के लिए ड्राफ्ट अमेरिका ने तैयार करके दिए थे, मसौदा लिखित में मसौदे दिए थे पढ़ने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए वाशिंगटन स्थित भारतीय एम्बेसी को। तो उसमें शामिल है अन्य 3 समझौते, CISMOA ये है संचार, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। CISMOA हिंदी में कह सकते हैं संचार व सूचना सुरक्षा प्रपत्र समझौता। संचार एवं सूचना सुरक्षा प्रपत्र समझौता, इसमें क्या होता है, संयुक्त ट्रेनिंग और ऑपरेशन, वर्गीकृत डाटा के संबंध में इस प्रकार का संयुक्त ट्रेनिंग और संयुक्त ऑपरेशन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। वर्गीकृत डाटा के संबंध में संयुक्त ट्रेनिंग और संयुक्त ऑपरेशन की सुविधाएं प्रदान करता है अमेरिका CISMOA पर सिग्नेचर करने वाले देशों को। लेकिन इसमें एनक्रिप्टेड सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, वो कोडिफाइड होती हैं सूचनाएं, उनको तीसरा व्यक्ति जो है बिना अटैक किए, बिना उसको क्रैक किए पढ़ नहीं सकता है। लिटरली वो सीधे तौर पर पढ़ने लायक नहीं होती हैं एनक्रिप्टेड सूचनाएं। और लेकिन इसमें जो डर बना हुआ है, जो आशंकाएं हैं भारत की, वो ये है कि कहीं भारत के एनक्रिप्टेड IT सिस्टम तक अमेरिका की पहुंच ना हो जाए इसके कारण। ये दूसरा समझौता था। इसके बाद जो तीसरा फंडामेंटल एग्रीमेंट अमेरिका कहता है सभी देशों को सिग्नेचर करने के लिए इस संबंध में, LSA लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट। लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट जो है, इसी कड़ी में लेमोआ समझौता इस समय साइन किया गया है। LSA का ही एक रूप है वो लेमोआ जो है, लेमोआ समझौता LSA लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट का ही एक रूप है। भारत से पहले अफगानिस्तान और श्रीलंका के साथ LSA को साइन किया गया था और इससे ही मिलता जुलता समझौता जिसका नाम एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट, एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA ये नाम है, जो कि LSA से काफी हद तक मिलता जुलता या लेमोआ जैसा ही एक समझौता है। और ये समझौता ACSA के नाम से नाटो देशों के साथ अमेरिका ने किया हुआ है। इसी सिलसिले में इस समय लेमोआ जो है भारत के रक्षा मंत्री श्री पर्रिकर की अमेरिका यात्रा के समय संपन्न किया गया है। ये जो LSA था, इसका भी ड्राफ्ट जो है वो राष्ट्रपति ओबामा की जनवरी 2015 की भारत यात्रा के समय भारतीय एम्बेसी और भारतीय सरकार के स्तर पर उपलब्ध कराया गया था विचार विमर्श के लिए। इसके अलावा जो चौथा फंडामेंटल एग्रीमेंट होता है वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन मैनेजमेंट, तो BECA, बेका। ठीक है, ये क्या है, अवर्गीकृत, ध्यान रखिए, जो CISMOA है, CISMOA वो वर्गीकृत डाटा के संबंध में है, ठीक है, लेकिन जो बेका है वो अवर्गीकृत डाटा के संबंध में है। अवर्गीकृत डाटा और भूस्थानिक जियोस्पैटियल, भूस्थानिक उत्पाद, जियोस्पैटियल प्रोडक्ट्स ऑफ अमेरिका एंड जियोस्पैटियल डेटा,
भूस्थानिक डाटा और भूस्थानिक सेवाओं का आदान प्रदान। इसको बेका को आप कहिए बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेटिव मैनेजमेंट फॉर जियो स्पेटियल फॉर जियो स्पेटियल कोऑपरेशन। ठीक है, तो बेका जो है उसमें जियो स्पेटियल का जो तत्व है वो इंपॉर्टेंट है। इसका ड्राफ्ट जो तैयार कर रही है ये विचाराधीन है, बेका भी विचाराधीन है और CISMOA भी विचाराधीन है इन चारों फंडामेंटल समझौतों में से, और 2 पर सिग्नेचर हो चुके हैं। 2002 में GSOMIA पर हो चुके हैं और अभी 2016 में LSA पर सिग्नेचर हो चुके हैं। LSA को इंप्लीमेंट करते समय उसका नाम जो है लेमोआ रखा गया है भारत के संदर्भ में। तो इसमें क्या है कि जो विचाराधीन समझौते हैं जैसे बेका और CISMOA, उनका ड्राफ्ट जो है वो भारतीय एम्बेसी के स्तर से अब भारत सरकार के उच्च स्तरों पर विचार विमर्श के अधीन है, विचार विमर्श चल रहा है। और सभी ड्राफ्टों पर जो विचाराधीन ड्राफ्ट हैं उन पर भारत जो है प्रश्न पूछने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है ताकि किसी भी प्रकार के संदेहों को दूर किया जा सके। इसी पृष्ठभूमि में दशकों से लंबित था ये हमारा लेमोआ। 2002 से ये टेबल पर था लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी। लेमोआ एक दुर्जेय राजनयिक और सैन्य साधन है। लेमोआ एक दुर्जेय राजनयिक और सैन्य साधन है जो कि दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच पूर्व से ही विद्यमान अर्थात पहले से विद्यमान मिलिट्री बेसों के संबंध में स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया का कार्य करता है। यह एक दुर्जेय राजनयिक और सैन्य साधन है जो कि दोनों देशों के सैन्य बलों के बीच पहले से बने हुए मिलिट्री बेसों के संबंध में स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया का काम करता है। विद्यमान मिलिट्री बेसों के परस्पर उपयोग की यह स्वतः स्वीकृति प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार के मिलिट्री अन्योन्य क्रियाओं मिलिट्री इंटरैक्शंस में मान्य की गई है। पहला इसमें कुल 8-9 पॉइंट हैं, ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट है जिसके कारण यानी कि जो मैं आगे इंटरैक्शंस बताने जा रहा हूं, मिलिट्री इंटरैक्शंस जो निम्नलिखित प्रकार के होंगे उनमें ये लेमोआ समझौता काम आएगा। उनको ये इन प्रकार के मिलिट्री इंटरैक्शंस को जो मैं अभी बताने जा रहा हूं उन सभी प्रकार के मिलिट्री इंटरैक्शंस को लेमोआ समझौता इनेबल करता है। पहला है पॉइंट बंदरगाह की यात्राएं। अगर भारत की सेना की कोई बेड़ा, भारत की सेना का कोई बेड़ा अमेरिका में किसी बंदरगाह की यात्रा पर जा रहा है या अमेरिका से गुजरता हुआ किसी बंदरगाह की यात्रा पर आगे कहीं जा रहा है, तो उस प्रकार की चीजें। पहला बंदरगाह दौरा या यात्राएं। दूसरा संयुक्त अभ्यास, संयुक्त ऑपरेशन। ठीक है, तो संयुक्त अभ्यास के समय में भी ये लेमोआ समझौता काम आएगा। संयुक्त प्रशिक्षण के विषय में अगला है सैन्य वस्तुओं और सेवाओं का आवागमन। इसमें क्या चीजें हैं, मिलिट्री ऑपरेशन की जो वस्तुएं हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, उनका भी परिवहन किया जा सकता है। इसके अलावा पेट्रोलियम का परिवहन किया जा सकता है और मेडिकल सुविधाओं का, कुछ डॉक्टरी से संबंधित वस्तुओं का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा वस्त्रों का, यूनिफॉर्म्स का आदान प्रदान किया जा सकता है और भोजन का और पानी का आदान प्रदान किया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुओं सेवाओं का आवागमन। इसके अलावा सैन्य रिपेयरिंग, ईंधन की अदला बदली, मानवीय सहायता, आपदा प्रबंधन। ठीक है, और इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसके दौरान जो खर्च आता है, रिप्लेसमेंट इन काइंड। ठीक है, रिप्लेसमेंट इन काइंड और इक्वल वैल्यू एक्सचेंज, इन सभी प्रक्रियाओं के जो अन्योन्योश्रित जो अन्योन्य प्रक्रियाएं हैं, ये मिलिट्री अन्योन्य प्रक्रियाएं अर्थात मिलिट्री इंटरैक्शंस। इन मिलिट्री इंटरैक्शंस में क्या होता है कि जो खर्च आता है किसी देश का, उसको दो प्रकार से सुलझाया जाता है खर्च के विषय को। रिप्लेसमेंट इन काइंड, ठीक है, और दूसरा है इक्वल वैल्यू एक्सचेंज।
रिप्लेसमेंट इन काइंड का मतलब है एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देना। तो किस प्रकार की वस्तु देना? इक्वल वैल्यू एक्सचेंज, समान मूल्य की दूसरी वस्तु दे देना। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो इस संबंध में खर्च आता है उसकी सुचारू एक मुश्त और वित्तीय वर्ष के अंत में भुगतान योग्य प्रक्रिया की अकाउंटिंग का नियमन करना और एक प्रकार से रीइंबर्समेंट का ढांचा, प्रतिपूर्ति का धन प्रतिपूर्ति का ढांचा, जिसमें कि क्रेडिट आधार पर परस्पर कैशलेस आपूर्ति को सक्षम बनाया जाता है। ये सभी प्रक्रियाएं जो है लेमोआ के अंतर्गत निहित हैं। लेमोआ उन 4 समझौतों में से एक है जो अमेरिका अपने डिफेंस पार्टनर्स के साथ करता है। याद रखिए, ये समझौते अमेरिका अपने डिफेंस पार्टनर्स के साथ करता है, लेकिन डिफेंस पार्टनर्स जो हैं वो अलग, जैसे कि भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर की संज्ञा प्रदान की गई है, लेकिन डिफेंस पार्टनर का दर्जा जो है वो नीचे होता है, इससे ऊपर का दर्जा होता है डिफेंस अलाइज का। डिफेंस अलाइज के साथ वो भिन्न प्रकार के समझौते करता है। लेमोआ जैसे समझौते डिफेंस अलाइज की दिशा में नहीं है। ठीक है। ये जो चारों समझौते अभी हमने बताए, इन चारों समझौतों के नाम थे GSOMIA, दूसरा था CISMOA, LSA और BECA, जिनमें से GSOMIA और LSA जो कि लेमोआ के नाम से सहमति बनी है, जिस पर ये दोनों कवर अप हो चुके हैं, इन दोनों पर एग्रीमेंट हो चुके हैं, और जो पेंडिंग है उनका नाम है CISMOA और बेका। ये दोनों भारत अमेरिका के बीच में पेंडिंग है, लेकिन याद रखिए ये चारों जो एग्रीमेंट्स हैं ये भारत को डिफेंस अलाई का दर्जा देने के लिए नहीं है। डिफेंस पार्टनर्स के साथ ही ये चारों प्रकार के समझौते होते हैं। वाजपेयी और मनमोहन सिंह की सरकारों ने गठबंधन के दबाव का हवाला देकर लेमोआ पर सिग्नेचर नहीं किए थे, लेकिन GSOMIA पर 2002 में ही सिग्नेचर कर दिए थे। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ एशले जे टेलीज का एक इंटरव्यू द हिंदू में छपा है, जिसमें बहुत शॉर्ट में और लेकिन इम्पोर्टेंट तरीके से, महत्वपूर्ण रूप से उन्होंने बताया है कि लेमोआ क्या है और क्या नहीं है। उन्होंने कहा कि 123 परमाणु समझौता जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था वो ऐतिहासिक हिचक को दूर करने का प्रथम प्रयास था। याद रखिए, ये जो ऐतिहासिक हिचक की जो शब्दावली है, ये जो टर्म है, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट में आई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में जो ऐतिहासिक हिचक रही है वो हिचक आने वाले समय में हम दूर करेंगे। इस प्रकार की बातें जो है कही गई थी, इस आशय की बातें कही गई थी। लेमोआ जो है उस हिचक को दूर करने की दिशा में एक दूसरा पुख्ता कदम है। अर्थात 123 परमाणु समझौता पहला कदम था हिचक दूर करने के संबंध में, और लेमोआ हिचक दूर करने के संबंध में दूसरा पुख्ता कदम है। अगली बात है कि क्या उनसे प्रश्न पूछा गया, जो अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ हैं एशले जे टेलीज, तो उन्होंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या भारत मिलिट्री अलाई, क्या भारत डिफेंस अलाई बनने की ओर बढ़ा है? उन्होंने कहा यह लेमोआ कानूनी रूप से और वास्तविक अर्थों में डी ज्यूरे एंड डी फैक्टो भारत को अमेरिका का मिलिट्री अलाई, डिफेंस अलाई नहीं बनाता। ज्यादा बड़े अर्थ में लेमोआ सैन्य अन्योन्य क्रियाओं अर्थात सैन्य यानी कि मिलिट्री इंटरेक्शंस के भुगतानों को सुचारू बनाता है, क्योंकि 8 प्रकार की जो लेमोआ गतिविधियां ऊपर डिस्कस की गई हैं या इसके जैसी अन्य कोई नई गतिविधि में संलग्न होने का निर्णय, यानी कि जो 8 पॉइंट बताए गए हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियों में लेमोआ मान्य होगा, लेमोआ लागू होगा, यदि इनके जैसी कोई भी परिस्थिति एक एक करके पैदा होती है तो उस पर, उन परिस्थितियों पर जो है कोई ऑटोमेटिक एंगेजमेंट की आवश्यकता नहीं होती, स्वतः ही एंगेज नहीं मान लिया जाता,
वरन जो इस प्रकार की गतिविधियों में इंडल्ज और एंगेज होने का जो निर्णय है वो दोनों देश जो है अपनी संप्रभुता के आधार पर और परिस्थिति विशेष को ध्यान में रखते हुए उसी समय विचार विमर्श करके करते हैं। इस प्रकार लेमोआ एक प्रशासनिक और अधिकार प्रदाता या योग्यता प्रदाता इनेबलर समझौता है। इनेबलर का अर्थ है योग्यता प्रदाता या अधिकार प्रदाता। तो भारत ने जो समझौता लेमोआ किया है वो भारत अमेरिका के बीच में लेमोआ एक प्रशासनिक तथा इनेबलर या योग्यता प्रदाता समझौता है। क्या भारत अमेरिका को अपने देश में या अमेरिका भारत को अपने यहाँ नई मिलिट्री बेस बनाने की अनुमति इस समझौते के तहत देना आवश्यक होगा? उन्होंने कहा नहीं, कोई भी पक्ष नए मिलिट्री बेस को बनाने की अनुमति नहीं देगा, क्योंकि यह बेसिंग समझौता नहीं है। बेसिंग समझौता वो समझौता होता है जिसमें कि सैनिक अड्डा स्थापित करने की अनअप्रूव्ड बिना स्वीकृति वाली एक्सेस, बिना स्वीकृति वाली पहुंच सैन्य अड्डे अपने, मतलब ये समझ लीजिए अगर एक देश और दूसरे देश के बीच में जो है बेसिंग पैक्ट होता है, बेसिंग समझौता होता है, तो ऐसे केस में पहला देश दूसरे देश के अंदर अपना सैन्य अड्डा स्थापित कर लेता है और उस सैन्य अड्डे का बिना रोक टोक और बिना प्री अप्रूवल, पहले पूर्व अनुमति के बिना जो है अचानक से उसका मतलब कभी भी किसी भी दशा में किसी भी परिस्थिति में उपयोग करने के लिए पहला देश इस संबंध में स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो वो जब चाहे तब बिना पूर्व अनुमति लिए दूसरे देश में स्थित अपने सैन्य अड्डे का संचालन कर सकता है। लेकिन लेमोआ में ऐसा नहीं है। असल में लेमोआ जैसे समझौते जो है अमेरिका अब तक 100 से अधिक देशों के साथ कर चुका है, जबकि सैन्य अड्डे के विषय में जो समझौते हैं वो फिलीपींस और अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ किए गए हैं, जो कि डिफेंस अलाइज के साथ किए जाते हैं। वो सैन्य अड्डे के संबंध में समझौते एक प्रकार से कहे जाते हैं। एलएसए पर जो पुराने समझौते वाले देश हैं और जो इस एलएसए जो ये हुआ है इसकी जो प्रतिक्रिया है आइए उस पर ध्यान देते हैं। तो एलएसए पर जो प्रतिक्रिया हुई है भारत अमेरिका के एलएसए पर, तो अनेक आशंकाएं और ड्रॉबैक्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला ड्रॉबैक जो विवादित मुद्दा हो सकता है वह है मिलिट्री बेसों का निरंकुश उपयोग। तो भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर और अमेरिकन रक्षा सचिव एस्टन कार्टर दोनों ने संयुक्त वक्तव्य में बहुत खुले शब्दों में कहा है कि ये जो पैक्ट है लेमोआ ये किसी प्रकार के मिलिट्री अड्डे की पेशकश करने की बाध्यता नहीं डालता। ठीक है, तो दूसरी बात है, दूसरा विवादित मुद्दा होता है जो आशंका है कि अमेरिका अपने महंगे हथियार भारत को बेचना चाहेगा और बाध्य करेगा भारत को कि भारत उसके महंगे हथियार जरूर खरीदे। तो इस प्रकार की आशंका भी निर्मूल बताई गई है। इस प्रकार की कोई आशंका जो है उसका आधार नहीं है। इसके अलावा जो तीसरा इस बारे में आशंका है, जो तीसरा ऑब्जेक्शन हो सकता है, विवादित मुद्दा है, वो है कि इस प्रकार से यदि भारत, ये बात तो है कि अमेरिका से भारत ने कुछ रक्षा उपकरण जो है खरीदे भी हैं, लेकिन जो रक्षा उपकरण यदि खरीदे हैं तो या जिन पर बातचीत चल रही है, इस प्रकार के कार्य होने से शक्ति संतुलन बिगड़ेगा दक्षिण एशिया में और चीन जो है वो नाराज हो सकता है और रूस जो है पहले से ही नाराज है। इस कारण कि भारत ने अमेरिका के साथ DTTI अर्थात डिफेंस ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव पर सहमति जताई थी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें हैं। अब इन सभी आशंकाओं का जो दूसरा पक्ष है, इनके क्या जवाब हैं जो दिए गए हैं, आइए हम उनको देखते हैं। पहली बात है कि जो एलएसए जिन देशों ने एलएसए जो है उस पर हस्ताक्षर पहले से ही कर रखे हैं, जो एलएसए के पुराने भागीदार देश हैं जैसे कि नाटो देश, 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया था
तो उस समय नाटो के किसी देश को एलएसए का भागीदार होने के बावजूद बाध्य नहीं किया था कि नाटो देश मिलकर के अमेरिका के साथ और इराक पर हमला करें। तो नाटो देश उस समय तटस्थ रह पाए थे। तो इसी प्रकार से भारत पर भी कोई दबाव इस संबंध में नहीं डाला जा सकेगा। यदि अमेरिका जो है अपना कोई सैन्य ऑपरेशन, कोई सैन्य कार्रवाई किसी भी देश के प्रति करता है तो भारत को ये बाध्य नहीं कर सकता अमेरिका कि वो भारत जो है आवश्यक रूप से अमेरिका का साथ दे सैन्य कार्रवाई में। इस प्रकार की बाध्यकारिता नहीं है। दूसरी बात जो हम ये कह रहे हैं कि भारत के साथ, भारत और अमेरिका के लेमोआ से चीन नाराज हो सकता है, तो आप ध्यान रखिए कि श्रीलंका के साथ यूएसए ने पहले ही एलएसए किया हुआ है, लेमोआ किया हुआ है एक प्रकार से कहिए। तो यदि श्रीलंका के साथ साइन किए गए यूएसए के लेमोआ से चीन नाराज नहीं है, तो भारत और अमेरिका के बीच में होने वाले लेमोआ से भी चीन नाराज नहीं होगा। अगली बात यह है कि चीन, पाकिस्तान और डीपीआरके, चीन, पाकिस्तान और डीपीआरके, जो कि इसका मतलब है चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया का जो एक्सिस है, ठीक है, एक एक्सिस बना रहे हैं, एक आपसी गठबंधन, त्रिपक्षीय गठबंधन चीन, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ने बना रखा है, और जिसके विषय में अमेरिका को गंभीर आपत्तियां हैं। और इस प्रकार से भारत और यूएसए मिलकर के एक समुद्री सहयोग बना करके आपस में ऐसे चीन, पाकिस्तान डीपीआरके के एक्सिस को जवाब देना चाहते हैं, उसको प्रतिसंतुलित करना चाहते हैं। तो इसका ये महत्व है। इसके अलावा जो रूस की चिंताएं हैं उनका समाधान भारत जो है डिप्लोमेटिक तरीके से कर सकता है। अन्य बात यह है कि जो अपरंपरागत और नई प्रकार की चुनौतियां आती रहती हैं बदलते हुई टेक्नोलॉजिकल सिनेरियो में, आजकल के बदलते हुए तकनीकी माहौल में जिसमें हर चीज तकनीकी से जुड़ रही है, परंपरागत कार्य जो पहले पुराने तरीके से किए जाते थे अब उसको कंप्यूटराइज्ड और तकनीकी विशेषज्ञता के आधार पर संचालित किया जाता है। और इस प्रकार की जो अपरंपरागत नई प्रकार की चुनौतियों से भरे कार्य रक्षा के क्षेत्र में नित नए प्रतिदिन सामने आते हैं। तो ऐसे में भारत की आवश्यकताओं की पूर्ति और भारत के हितों की पूर्ति करने में ये लेमोआ भारत को मदद करेगा। अगली बात है, एक उदाहरण के बारे में जो है चर्चा की गई है द हिंदू में, एक केस स्टडी के तौर पे लिया गया है कि लेमोआ की केस स्टडी जो है वो क्या हो सकती है। ऐसा प्रश्न पूछा गया अमेरिकी विद्वान एशले जे टेलीज से कि कृपया एक ऐसा सिनेरियो बताइए जिसमें लेमोआ जो है वो कार्य कर सकेगा। तो एक सिनेरियो बताया गया है उदाहरण के तौर पर। ये सभी एक काल्पनिक आख्यान है जिसमें कि एक उदाहरण बताया गया है कि किस किस प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर अमेरिका का कोई मालवाहक युद्धपोत फारस की खाड़ी से चलकर मलक्का जल संधि से गुजरते हुए अमेरिका की ओर अपने बेड़े को भेज रहा है और वो बेड़ा रास्ते में भारत के कोचीन में तैनात नौसैनिक पोत जो है उस पर तैनात जो नौसेना का बेड़ा है, भारतीय बेड़ा है, वो ये चाहता है कि भारत सरकार की अनुमति से अपनी कोई ऐसी वस्तुएं या सामरिक वस्तुएं या सामरिक ईंधन, फ्यूल आदि आवश्यकता के अनुसार भारतीय नौसेना अमेरिकी बेड़े को आगे ले जाने के लिए देना चाहती है। तो भारत सरकार की अनुमति लेकर इस प्रकार की सेवाएं कैशलेस आधार पर अमेरिका भारत को प्रदान करेगा। इसी प्रकार एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, यदि संयुक्त अभ्यास के लिए जाते समय कोई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज के लिए अर्थात संयुक्त अभ्यास के लिए जाते समय रास्ते में भारतीय मालवाहक पोत यदि खराब हो जाता है तो अमेरिकी बंदरगाह पर रुककर उसे रिपेयर कराने की अनुमति दी जाएगी। नेपाल के भूकंप के समय अमेरिका से काठमांडू जा रहे अमेरिका के आपदा राहत विमान को भारत में ईंधन प्रदान किया गया था। इसके अलावा जो तेल कुओं के संबंध में भारत की सेना अभियान चला करके और भारत के आर्थिक हितों को लाभ पहुंचाना चाहती है,
भारत की सेना जो है एक्सपेडिटरी फोर्स के रूप में काम कर सकती है इस समझौते के द्वारा, अर्थात अभियान चलाकर, जो जैसे उदाहरण के तौर पर तेल कुओं के संबंध में भारतीय सेना के की टुकड़ियां या दल जो है भारत के वित्तीय हितों का संवर्धन करना चाहती हैं, तो तब भी ऐसे में भारतीय फौज को इस प्रकार के अभियान पर जाते समय लेमोआ का लाभ होगा। इसके अलावा दोनों देशों की तरफ से श्री मनोहर पारिकर और एस्टन कार्टर दोनों ने कहा है कि किसी भी पक्ष पर इस समझौते लेमोआ के कारण कोई ऑब्लिगेशन या कोई किसी प्रकार का लिहाज आदि करते हुए कोई अनड्यू बेनिफिट देना जो है बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा जो भारत के रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर जी ने कहा है कि भारत इस संबंध में चाहेगा अन्य जो, यानी कि अभी जो हमने पहले बताया था कि जो 4 फंडामेंटल समझौते हैं, 4 फंडामेंटल समझौते हैं जिनके नाम बताए थे GSOMIA, CIS, MOA, LSA और बेका। तो इनमें से अभी GSOMIA पर 2002 में और LSA पर अभी हाल ही में श्री पारिकर के माध्यम से हस्ताक्षर हो चुके हैं, और 2 समझौते जो पेंडिंग है CIS MOA और BECA, इन दोनों समझौतों पर श्री पारिकर ने एस्टन कार्टर अमेरिकी रक्षा सचिव के साथ वार्तालाप की है, चर्चा की है, और उसके साथ साथ जो अमेरिका ने भारत को एक मुख्य मिलिट्री मेजर डिफेंस पार्टनर की जो दर्जा दिया है, उसके संदर्भ में भी भारत ने चर्चा की है अमेरिका के साथ इस बात वार्तालाप में। और इसमें ये निकल करके सामने आया है कि भारतीय रक्षा मंत्री श्री मनोहर पारिकर ने कहा है कि बचे हुए 2 समझौतों पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत चाहेगा कि लेमोआ जैसे समझौते पर अपने देश में, भारत में आपसी संवाद और एक सामाजिक राजनीतिक बहस जो है प्रोत्साहित हो और सभी पक्ष जो है उस संवाद में खुल करके आए। तो इस प्रकार से ये सब जो है लेमोआ के बारे में कंप्लीट एनालिसिस था, जो मैंने अपने नोट्स से आपको प्रोवाइड किया है एज इट इज। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।